स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समस्या क्या है? बात ये समझिए कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ गए, आप ये समझिए उससे पहले भी चीज़ें बनते थे, मैकेनिकल मशीन्स बनते ही थे, लेकिन वो बहुत लोकल होता था। मतलब कि पूरे टाउन में एक वो क्लॉकस्मिथ है, पूरे टाउन में एक वाटर पंप एक्सपर्ट है, मतलब लोकल होता था हर चीज़ कि वो जो बंदा है वो स्टार्ट टू फिनिश सब चीज़ कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में साइज़ बढ़ गया, स्पेशलाइज़ेशन आने लगा, जहाँ पे ये होने लगा कि ठीक है, ये बंदा है जो बॉयलर बनाता है, ये बंदा है जो एक्सल बनाता है, वहाँ पे दिक्कत आया कि हमें कम्युनिकेट कैसे करें? क्योंकि अगर आप सोचते हो कि सर ये जो है 10 मिलीमीटर का है, वो 10 मिलीमीटर हर के लिए अलग-अलग आएगा। अब बोलेंगे क्यों? मिलीमीटर तो सेम है। बात है 10 मिलीमीटर मैंने नहीं बताया ना कि उसका टॉलरेंस क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा और जहाँ हम लोग कैड में घुसे, कंप्यूटर एडेड में, तो ये समस्या बहुत बढ़ गया। बात ये है कि कैड में जब आप काम करते हो तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। ये जो आप देख रहे हो ये कंप्यूटर में वर्चुअल वर्ल्ड है और उसमें मैथ पे चल रहा है। उसमें अगर आप 10 लिखते हैं, तो मतलब 10 का क्या मतलब? 10.000 टिल इन्फिनिटी वो 10 ही है। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मैथ वर्चुअल वर्ल्ड में करने लगे वो 100% परफेक्ट है। यानी कि आप लिखते हैं 15 मिलीमीटर, वो 15.00000 वो कैड है, कंप्यूटर है, उसको टेंशन नहीं, वो इन्फिनिट प्रिसीजन दे सकता है वर्चुअल वर्ल्ड में। तो अब रहा बात कि रियल वर्ल्ड में तो कभी भी ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आप 15 बोलेंगे तो होपफुली 15.1 या 14.9 हो। और या अगर बहुत मेहनत की है तो आराम से ऐसा हो सकता है कि 14.99 या 15.01 ऐसे ऐसे टॉलरेंसिंग होगा। वो बहुत अच्छा रहा तो ये समझ में आ जाता है कि रियल वर्ल्ड जब ऐसा नहीं है कि आपने 15 बोल दिया तो 15 है, तो हर कंपोनेंट खासतौर पे जो चीज़ दूसरे के साथ फिट हो रहा है, वो सब नहीं फिट हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये समझिए ऐसा बनाना होता है ना कि टॉलरेंस रहे, कि वो हैंडल कर सके। सर पार्ट थोड़ा-सा बड़ा है, पार्ट थोड़ा-सा कम है, या सर ये पार्ट एकदम प्रिसाइज़ होना है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। देखो भाई, मेरा ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग मान लीजिए सिरेमिक बेयरिंग है, इसमें आप स्टील वाला लोड नहीं डाल सकते, तो वो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताइएगा? मतलब जा जाके बताना, ये तो फिर वही आप पहुँच गए लोकल वाला कि सर ये हमारी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में सिर्फ़ हमारा ही काम होता है, क्योंकि सिर्फ़ हम ही लोग बात करते हैं स्टार्ट टू फिनिश। तो ये इन लार्ज स्केल करने नहीं देगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसा चाहिए, ये मैंने तुमको बताया, फ़र्क नहीं पड़ता यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, काम हो गया, काम हो गया। तो वही प्रॉब्लम यही है, इसी को सॉल्व करने के लिए जीडीएनटी बनता है। तो टॉलरेंसिंग सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टॉलरेंसिंग। तो टॉलरेंस वही समझिए, कोई भी मशीन लीजिए, चाहे आप सीएनसी लीजिए, चाहे बहुत हाई एंड सीएनसी लीजिए, या उससे भी हाई एंड ईडीएम मशीन लीजिए, सबका प्रिसीजन जो है लिमिटेड है, इन्फिनिट प्रिसीजन नहीं है। यानी कंप्यूटर में वो बोल दिया कि जैसे 14 मिलीमीटर 0.000, वो 0.00 नहीं आना है आपका, कितना भी कर लीजिए। यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि हम लोग इतना प्रिसाइज हो चुके हैं, जैसे कि जाइस के जो मिरर्स होते हैं, जिसमें ये काम किया जाता है, ईयूवी लिथोग्राफी मशीन में जो लगते हैं, एक्स ये अल्ट्रावायलेट के रिफ्लेक्शन में, उसमें एटॉमिक लेवल पे काम किया जाता है कि सर 5-6 एटम का स्टैक है, फिर से दूसरा स्टैक है। वो तो परफेक्ट होता ही नहीं है। अब वहाँ हम लोग लिटरली सब नैनोमीटर में जाके नापते हैं और फिर अरे सर यहाँ डिवीजन है, ऐसे सही करो, ऐसे-ऐसे करके किया जाता है। वो परफेक्ट नहीं होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ में कुछ भी आप कर सकते हो, परफेक्ट बना सकते हो। रियल लाइफ में इन्फिनिट प्रिसिजन नहीं होता है। तो इसीलिए समझिए हम लोग को हमेशा टॉलरेंस देना होगा, थोड़ा-सा लुच-पुच बनाना पड़ेगा पार्टों को, और नहीं तो वो फिट नहीं होगा, या उससे भी बुरा एक बार फिट हो गया, वो जाम हो गया, काम खत्म। मतलब कि आपने ज़बरदस्ती का बेयरिंग दिया, क्योंकि बेयरिंग में जो बॉल्स हैं, वो बॉल्स थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करता है कि सर थोड़ा-सा तो जगह दो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहोगे कि रोलिंग है वो, लेकिन वो रोल करने के लिए थोड़ा-सा उसको फ्लेक्स चाहिए। अगर वो फ्लेक्स नहीं है, तो वो जाम हो सकता है। और इसीलिए कोई भी बेयरिंग का बढ़िया लिखा रहेगा, प्लीज़ इससे ज़्यादा टाइट होल में ना डालें, इससे ज़्यादा लोड नहीं डालें, वो जाम हो सकता है। तो लिटरली आपने सब्ज़ी बना दिया, सब्ज़ी फिट हो गया, बस सर खत्म, खत्म, कचरा हो गया वो, क्योंकि वो जाम हो गया। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। और आप ये समझिए जहाँ लार्ज बैच बनाना रहता है, वहाँ पे आपको ये सब अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पीस बना है, जैसे एक इंजीनियर को आपने एक पीस दिया, वो टाइम लेके काम कर सकता है, वो खुद से गलती सुधार सकता है, जो कि छोटे-छोटे बैच में हमें दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपकी टीम है, कि आपने सर कैड में कुछ बनाया, आपने टीम को दे दिया, वो टीम खुद ही आगे पीछे करते रहेगी। लेकिन आप बैच प्रोडक्शन में ऐसा थोड़ी कर सकते। बैच प्रोडक्शन में सर ये है, और बैच प्रोडक्शन कहीं पे भी हो सकता है, वो आप अमेरिका में करा रहे हो, इंडिया में करा रहे हो, ताइवान में करा रहे हो, कहीं पे भी करा रहे हो। तो वो बैच प्रोडक्शन के लिए तो आपको
लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा ताकि उप्स ना हो। तो वही समझिए अकाउंट अगर आपको तो क्या अकाउंट करते हैं उसमें कहते हैं मिन मैक्स अकाउंटिंग करना, यानी कि सर आपका ये जो छेद है उस छेद में कोई शाफ्ट जा रहा है तो वो कैसा है, वो क्लियरेंस फिट है मतलब ढीला ढाला है, या तो इंटरफियरेंस फिट है थोड़ा सा रगड़ के जाएगा, या ट्रांजिशन फिट है। तो डिपेंड करता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ये सब बताएंगे कैसे, लिख के हाँ भी, लेकिन जनरली वो नहीं रिकमेंड किया जाता। रिकमेंड किया जाता है कि आप उसमें टॉलरेंसिंग दीजिए, जैसे 80 मिलीमीटर प्लस 01 80 अगर जैसे आपका ये गैप का ये फीचर यहाँ से यहाँ तक का है तो उसमें लिखा हुआ है ये 39.5 से लेकर 39.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप 39 तो आप जनरली कहिएगा 39 का है +&-1, तो वो तब मशीनिस्ट यानी मान ली कोई लेथ वर्कर है तब वो कर सकता है। वो आराम से अपना डायल कैलिपर लेके डायल कैलिपर हो या माइक्रोमीटर हो उसको ले लेके नापता रहेगा बीच में कि सर सही जगह पे आ रहे हैं कि नहीं। जहां वो सही स्पेक पहुंच गया छोड़ देगा और थोड़ा देर ठंडा होने देगा, उसके बाद फिर से नापेगा, तब जाके आपको बता देगा। और ये बाय द वे जब बहुत सीरियस टॉलरेंसिंग की बात होती है तो टेम्परेचर भी बताना होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं यूरोपियंस के लिए, या अगर इंडिया में कर रहे हैं तो उसे कूल्ड रूम में नापे। तो या तो असेंबली जहां कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो, या तो उसके हिसाब से काउंट कीजिए कि सर ये स्टील पार्ट है, ये एल्युमिनियम पार्ट है, एल्युमिनियम पार्ट इतना फैल जाता है, स्टील पार्ट वो सब भी आपको डालना पड़ेगा। तो वही मिन मैक्स करके हम लोग कहते हैं कि जहां पे भी सरफेस हो और फिटमेंट करना है कि सर ये फिट हो रहा है, कोई भी कपड़ा चाहे प्लास्टिक का ही लीजिए, स्टील का ही लीजिए, कुछ भी लीजिए, फिट हो रहा है कि नहीं, फिट कैसा है, टाइट है लूज पे, जैसे ये हमारा ये ट्राइपॉड का ये फ्रिक्शन फिट है, तो ये डिजाइन करना पड़ेगा ना आपको। ऐसा थोड़ा है कि ये इतना लिख दो, मान लीजिए ज्यादा लूज कर दिया तो अप डाउन होने कोई काम का नहीं रहेगा, तो फिट बनाना पड़ता है इसको। और या ऐसा भी हो सकता है कि इसको फिट वैसा बनाया नहीं गया, स्टील एकदम ढीला किया, लेकिन इसमें जो पिंचिंग की है वो पिंचिंग प्रोसेस जो है इसमें आपको वो फीचर दे दिया, तो वो सब आपको डिजाइन करा। फिर इसमें ये प्लास्टिक्स है, कितना ये लैचिंग होगा, प्लास्टिक है मतलब कितना लैच हो गया, काम है, ठीक है। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो वही समझिए, इसीलिए प्लस माइनस हमेशा कोई भी ढंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग हो उसमें हमेशा प्लस माइनस सिंबल दिखेगा। प्लस माइनस का मतलब होता है कि ऊपर या नीचे प्लस सिंबल भी आ सकता है। जैसे कि सर देखो 54 है, 54 से ऊपर जाओ, 54 से नीचे मत जाओ। जैसे मान कोई फिट है कि सर ये बेरिंग बहुत सेंसिटिव है, इसको 54 से नीचे नहीं आपको लाना है, तो आप ऐसा बनाओगे मशीनिस्ट को, देखो सर 54 से थोड़ा ऊपर ही, थोड़ा ऊपर ही रहो, नीचे मत आ जाना, तो वहां पे आपको सिर्फ प्लस लिखिएगा। या कुछ है कि किसी और चीज में जा रहा है तो सर वहां छेद इससे बड़ा नहीं हो सकता प्लीज, तो आप ये कर दोगे, ठीक भैया, माइनस ही सिंबल रहेगा। तो सिमेट्री हो जरूरी नहीं है, प्लस माइनस जनरली उसका मतलब है सिमेट्री है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, अनसिमेट्रिक भी होता है। तो यही इसी को हम लोग टॉलरेंसिंग करते हैं। इसकी पूरी पढ़ाई की जाती है कि बनाओगे कैसे। कंप्यूटर में तो आपने कर दिया हुलुलुलु, हुलुलुलु से सर वो जैसे सीएनसी में जाएगा नहीं होगा। और आप वर्स्ट केस सिनेरियो आपने एक मतलब एक कंपनी को दे दिया कि सर ये पार्ट बनाओ, दूसरी कंपनी को ये पार्ट दे दिया, जैसे लाए फिट ही नहीं हो रहा है, तो टॉलरेंसिंग गलत है आपका। तो वही टॉलरेंसिंग ये समस्या को सॉल्व करने के लिए बना था, जिस चीज से समझिए मतलब हम लोग यहां तक आ गए। अब रहा बात टॉलरेंसिंग हम लोग को यहाँ तक ले आया, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई एम्बिग्युइटी का, यानी कि टॉलरेंसिंग रिपीटेबल और वेरीफाइबल नहीं है। यानी कि वही डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, यही डॉक्यूमेंट आप 10 लोगों को दीजिएगा, 10 अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। जैसे कि मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, हर जगह होता है, फर्क नहीं पड़ता क्या लैंग्वेज है, फर्क नहीं पड़ता कौन मशीनिस्ट है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं साबित हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिपीटेबल नहीं है। जैसे आप बोलते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर कहाँ से है, 10 मिलीमीटर का रेफरेंस क्या है, किस जगह के अगेंस्ट आप नाप रहे हैं 10 मिलीमीटर। तो जैसे जैसे हमारा प्रिसीजन बढ़ते जा रहा है, ये सब का डिमांड बढ़ते जा रहा है कि सर 10 बोल देने से नहीं होगा, 10 का क्या शेप है, क्या फॉर्म है, क्या उसकी ये समझिए रिजिडिटी है, क्या कंस्ट्रिक्टिवनेस है, सब चीज़ बताना पड़ता है। तो वही वेरिएबल नहीं होता है। और वही समझिए कि जैसे जैसे आपको स्केच जो होता है, अगर आप पार्ट देते हैं कि जैसे देखो सर मेरा ये पार्ट है, तो अब रहा बात, ये आपने स्केच दे दिया, अब जो बंदा इस स्केच को बना रहा है उसे अगर नहीं आप बताते हो कि देखो सर ये अंदर में लूच-वूच मत करो, बाहर थोड़ा सा लूच-वूच है, कोई फर्क नहीं है। वो प्रायोरिटी मान लीजिए बाहर को दिया, उसको सोचा आप किसी के अंदर डाल रहे हैं, वो तो उसके हिसाब से बना दिया, लेकिन आपने तो बताया नहीं था। अब आप ला रहे हो, फिट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर में उसने ध्यान नहीं दिया। और ऑब्वियसली आप कहोगे कि एकदम परफेक्ट बनाया जा सकता है, बस दाम बहुत लगेगा। तो ऑब्वियसली एक रीजनेबल रखना है। देखो सर इसमें प्रायोरिटी कौन सा है, प्रायोरिटी का सर आउटसाइड फेस बम होना है, तो आप बताओगे कैसे कि सर ये आउटसाइड फेस हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये नोट्स लिखने लगते हैं, मतलब भारी भरपुष्ट नोट लिखने लगते हैं कि ये करो, ये सबको ध्यान दो। अब रहा बात की यही दिक्कत है, आप ये सब जितना तिगड़म कर रहे हैं, ये सब आपको समझिए साइज और पोजीशन बता दे रहे हैं। जैसे ये छेद है, ठीक है, ये छेद कितना है और कहाँ है, लेकिन उसका फॉर्म नहीं बता पा रहा। यानी कि वो सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसे है, ऐसे है। कोई भी आप ड्रिल करते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट 90 नहीं होता है, और एब्सोल्यूट 90 करने के लिए
बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अब रहा बात कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है तो आप पैसा दो, नहीं ज़रूरत है तो कितना लुच-पुच आप हैंडल कर सकते हो, वो उसकी टेस्टिंग होगी, उसके लिए आपको हिसाब बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टॉलरेंसिंग डेटा निकालना पड़ेगा। तो वो डेटा आप लिखोगे कि ठीक है सर हमको ये इतना चाहिए, प्लस एंड माइनस इतना, उसमें ये पिन डाल के नाप लो। तो अब आप समझ लो कि बहुत लुच-पुच हो गया क्योंकि फॉर्म आपका क्लियर नहीं था कि सिलेंडर है वो कितना एंगल में है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये सब जो लुच-पुच है ये बहुत सीरियस दिक्कत है। तो वही नोट से हम लोग कोशिश किए सॉल्व करने का, लेकिन नोट वेग होता है। जैसे कि एक ही नोट मतलब जितना बड़ा आप नोट बनाएंगे, आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ा नोट लिख दे रहा हूँ ताकि एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। वो नोट 10 लोग पढ़ेंगे, 10 अलग-अलग विचार निकल जाएगा। ये लुच-पुच वही है। तो इसका सबसे मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं था? ये प्रॉब्लम बड़ा इसलिए नहीं हुआ, जनरली अभी भी जैसे कि आप मान लीजिए बोइंग के पास जाते हैं, तो बोइंग का अपना कॉन्ट्रैक्टर है कि ठीक है सर हमारा ये मशीनी शॉप है, ये बोइंग के लिए काम करता है। तो बोइंग के इंजीनियर और उनके मशीन के बीच में एक वार्तालाप हो जाता है कि ठीक है सर हम करें। वहीं पे आप वही जो बोइंग का ड्राइंग है जिससे बोइंग के मशीन शॉप बम-बम काम कर रहा है, बोइंग उसको लेके किसी के यूरोप में दे दिया, यूरोप का पार्ट नहीं मैच करेगा। क्योंकि वो लुच-पुच था। वो इंटरप्रेट अलग तरीके से करने लगेंगे और होगा लैंग्वेज, इसीलिए तो एक किताब आप पढ़ते हो, सबको अलग-अलग कहानी सुनने लगता है, एक ही किताब से। और जहाँ आप मैथ पर प्रिसाइज़ मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, ये टाइट नहीं है, ये लुच-पुच है। तो इसी समस्या को सॉल्व करना था हमें कि एम्बिग्युइटी पे नहीं चल सकते, यानी हम चाहते हैं ऐसा ड्राइंग रहे कि ये ड्राइंग हम किसको दें, कहीं पे भी दें, सब एक पार्ट बनाएं। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं, मतलब मेरा ये ड्राइंग है सर, ये पार्ट बनाना है। अरे सर इस देश में ये लग गया, टैरिफ लग गया, कोई टेंशन नहीं, उठाओ दूसरे देश में डालो, आगे बढ़ो। फुर्सत वाला काम होना चाहिए, ये नहीं कि अरे अब वहां के लोगों को ट्रेन करना है। जब भी आप ये सुनते हैं कि वहां के लोगों को ट्रेन करना है, यानी कि पाइपलाइन में कहीं हौच-पौच है। तो वही एम्बिग्युइटी का दिक्कत है वो। तो एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए। आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है, काम खत्म। उस पे होच-पोच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग एक पार्ट्स पे काम कर रहे थे, तो उसपे लिखना पड़ रहा है कि सर ये पार्ट ऊपर और नीचे, ये दोनों फेस पैरेलल होना चाहिए। तो दिक्कत हो जाता है। तो ये एम्बिग्युइटी इसको सॉल्व करने के लिए जीडीएनटी बनाया गया। अब जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, ये समझिए एक नया इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। यानी कि जैसे इंजीनियरिंग में आप लोग टॉलरेंस वॉलरेंस का लैंग्वेज बनाया गया कि प्लस माइनस का सिंबल देंगे, उसका ये मतलब होगा, वैसे एक पूरा नया लैंग्वेज इकोसिस्टम बनाया गया। अब ये इकोसिस्टम जिसमें आपका कौन कौन भाषा इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, और वो सबका एक इकोसिस्टम है जिसे हम लोग ये कहते हैं मतलब फॉर्मेट समझ लिए एक तौर का। ये आपका आईएसओ स्टैंडर्ड का होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड का होता है, वो सब आप फॉलो करते हो। और इसमें ये फ़ायदा है कि ये डाउट हटा देता है। जैसे आपको ये देख रहे हैं, इसमें देखिए साइज़ नहीं लिखा है, ये साइज़ नहीं बताता है। साइज़ आपका नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग आराम से बता देता है, सर ये 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर है। ये टॉलरेंस बताता है। फिर टॉलरेंस बताया, टॉलरेंस में क्या आप ये लग रहा है, मॉडिफायर लग रहा है। फिर ये देखते हैं ना एबीसी, इसे कहते हैं आपका ये डेटम कहाँ है, यानी कि किस जगह से नाप रहे हो। ये ही सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ए ये सब जो लिखा जा रहा है कि सर आपका प्राइमरी सरफेस क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये पार्ट है, ये पार्ट किसी इंजीनियर को देगा, बहुत लोग बोलेंगे अरे ये जो नीचे वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो ना कि पार्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मान लीजिए पार्ट उल्टा करके कहीं लगाया जा रहा है, तो आप जानते हो कि भैया ये सरफेस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अडेंडम ए कर दोगे। यानी कि जो भी इंजीनियर, जो भी मिस्त्री से बना रहा है, वो समझ जाएगा सर ए इंपॉर्टेंट है, ए पे ध्यान दो। बी थोड़ा सा लुच-पुच हो, ठीक है। अब रहा बात कि हर पे आप बोले ना, हर पे आप ध्यान दे सकते हो, हर को आप एकदम चकाचक बना सकते हो, लेकिन दाम भाग जाएगा। तो इंजीनियरिंग वही काम होता है कि बैलेंस करो कि सर कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये डेटम का जो जब से हम लोग इस्तेमाल करने लगे, ये क्लियर कर दिया सर प्रायोरिटी क्या है। आपने बोल दिया छेद है, तो छेद का क्या टॉलरेंसिंग है, कहाँ से कहाँ है। तो जैसे सर देखो साइड ए से इतना होना चाहिए, साइड बी से इतना होना चाहिए। सी डी में उतना लुच-पुच हुआ कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का होता है। जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर में जा रहा है, तो कॉर्नर टू कॉर्नर पे आप ध्यान दोगे, सर ये कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। इधर वाला में थोड़ा-सा लुच-पुच होगा, चलेगा। तो यही समझिए डेटम जो है हम लोग को बताने लगा पार्ट्स में, जो भी पार्ट्स बना रहे हैं, कौन सरफेस इंपॉर्टेंट है। यहीं पे समझिए हमारी गाड़ियाँ खुले, और इसीलिए इसमें प्रायोरिटी बताया जाता है ए-बी-सी। तो जनरली जो पहला नंबर होता है प्राइमरी डेटम, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और हम लोग जनरली प्राइमरी डेटम के बाद में जब काम भी कर रहे हैं, तो उसमें एक फ्लैटनेस का दे दिया जाता है कि जो आपका प्राइमरी डेटम है, उस पे एक मशीन पास करो, उसको चेक करो, तब जाके उसके भरोसे नापो। तो ये एम्बिग्युइटी हटा देता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, कहाँ से नापना है, वो चेक करो। इसमें बहुत सारा लैंग्वेज जो है, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि आपका ये सिलिंड्रिसिटी हो गया, फ्लैटनेस हो गया, पैरेललिज्म हो गया, रन आउट हो गया, ये सब आता है। जैसे आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको ऑनलाइन अरे इस तरह का आपको चार्ट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा चार्ट है, GD&AND basics.com से मैंने डाउनलोड किया। बहुत बड़ा पीडीएफ है, मतलब अगर आपको कॉलेज में प्रिंट करना है, A2 में प्रिंट कीजिए, A1 में प्रिंट कीजिए, बहुत बड़ा प्रिंट आउट आएगा, बहुत अच्छा डिटेल, मतलब एक एक चीज़ घुसा के दिया गया है। साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, फॉर्म क्या है, सब चीज़ें, और उसका सब में कौन सिंबल इस्तेमाल होता है, सिंबल क्या कहता है, ये बहुत अच्छा चार्ट है। और वही समझिए हम लोग इतना तिगड़म क्यों कर रहे हैं, बात वही है कि
उप्स हटा दे रहे हैं। अरे हमको नहीं पता था ये साइड इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, ये साइड इंपॉर्टेंट है। कैसे पता? हमने उसको ए लिख के दिया है, वो साइड इंपॉर्टेंट है। ये छेद आप कहाँ से नाप रहे हो? सर उसे बी से नापो, सी से नापो, ए से नापो। डबल चेक करो, क्वाड्रुपल चेक करो, उसमें कितना अप डाउन होना चाहिए, वो टॉलरेंसिंग वहीं पे हमने दे दिया है। आपको उप्स का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, वही मेन पूरा ट्रिक है। और ये जो सिंबल है वो सिंबल डाउट क्लियर करता है कि क्या नाप रहे हो आप, एक्सेंट्रिसिटी नाप रहे हो, डेप्थ नाप रहे हो, फ्लैटनेस नाप रहे हो, वो सिंबल से हो जाएगा। तो ये सारा उच पुच लुच पुच हटा देता है एकदम, मतलब डाउट क्लियर। अगर आप जीडीएनटी का डेटा पढ़ पाते हैं तो अब मशीनिस्ट के पास कोई हेडेक नहीं है, वो समझ जाएगा। वो आपको बता भी सकता है, देखिए सर ये जो टॉलरेंस आप मांग रहे हैं ये हम नहीं दे सकते, आप किसी और के पास जाइए या मतलब खर्चा बढ़ाइए, जो भी है। क्योंकि आप मांगने का तो बोले ना, कंप्यूटर में तो कुछ भी है तो बहुत सारे इंजीनियर हाँ हाँ एकदम प्रिसाइज कर दो सर, $10 मिलियन में एक पीस बनता है। वैसे थोड़ी काम चलेगा, आपको लॉजिकल रखना पड़ता है कि कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है, वो कैसे बताइएगा। अडेंडम, अडेंडम में डालिए कि आपका डेटम कौन सा है, डेटम ए कौन सा प्राइमरी है, डेटम कौन सा सी है, ऐसे ऐसे करके आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो इसे समझिए। और इसका मतलब वही होता है कि जो भी मशीन शॉप है, जो भी आपके वेंडर्स हैं, वो कहेंगे कि सर हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं 1101 से, तो मतलब कि आप उसके हिसाब से ड्राइंग बनाइए, वो ड्राइंग डालिए मिस्त्री के पास, एग्जैक्ट पार्ट आएगा। और आपका जो वेस्टेज है कि कितने पार्ट्स नहीं फिट हो रहे हैं, वो नंबर ऑलमोस्ट आइडियली जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मतलब कि 10,000 पीस में कोई पीस गड़बड़ हुआ तो बात अलग है, लेकिन 100-150 पीस में तो आपको सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए। तो वही जीडीएनटी वही है कि उप्स हटा दे रहा है। अरे सर कहना क्या चाहते हो, जो है ना इंजीनियरिंग का डायलॉग, कहना क्या चाहते हो, वो सारा लुचपुच खत्म कर देता है। इसीलिए ये लैंग्वेज बनाया गया। ये लैंग्वेज के जनरली 2 फॉरम्स है, उसमें एक फॉरम है आईएसओ 1101, और अमेरिका में भी आप जाते हो तो उसका अपना स्टैंडर्ड, लेकिन घूम फिर के यही लॉजिक है, लॉजिक यही है। इसीलिए बोल रहे हैं जीडीएनटी सिंबल का डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ये हमको पीडीएफ मिला है, लेकिन बड़ा है, A4 में प्रिंट करने से कुछ नहीं दिखेगा, कम से कम A2 में प्रिंट कीजिए। तो अब बात है, ये तो हमने बता दिया वो करता क्या, यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो यूटिलाइज करने के लिए कैड ये समझिए कि आप ट्रस्ट बना रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपने बोला 10 मिलीमीटर तो आप भरोसा कर रहे हो ना कि बनाने वाला 10 मिलीमीटर कर ले। तो इसको सॉल्व करने के लिए पुराना तरीका जो था कि हम लोग कैड में आपका ये बता देते थे कि सर ये पूरा आपने बना दिया, ठीक है, ये हम लोग करते थे। तो उसको 2D स्केच कर, आपका 3D मॉडल है उसे 2D में दबाते थे, प्रोजेक्ट करते थे, और उसमें जीडीएनटी डाल के ये कर देते कि सर ये सिंबल का ये मतलब है, इसका यहाँ ये मतलब है, पूरा आप लिख देते थे। वो एक ऑप्शन है, मेजॉरिटी लोग वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका इन हाउस सिस्टम है तो लोग उससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। वहां पे होता है कि कैड में ही डाल दो, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड डेफिनेशन। ये समझिए एक परत है जो 3D मॉडल के ऊपर आप चढ़ा देते हो। तो इसमें फायदा होता है कि जैसे आप डेटम बोल रहे हो ना, तो वो देख सकते हैं कि अरे डेटम ये वाला है। क्योंकि 2D में जब स्क्वाश करते हो हमारा ब्रेन कंफ्यूज आ रहा है, सर 3D देखे थे, 3D से आप 2D आ गए, तो वहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए काफी लोग मॉडल बेस्ड डेफिनेशन में आते हैं। और उसका एक और फायदा होता है, जो मॉडल बेस्ड डेफिनेशन में आते हैं, अगर सेम पैकेज है, जैसे कि आपका फ्यूजन 360 में आप ये कर रहे हो, एमबीडी कर रहे हो, जिसमें आप टॉलरेंसिंग डेटा डाल रहे हो, जिसमें आप जीडीएनटी फीड कर रहे हो, और यही कैड सॉफ्टवेयर यानी कि फ्यूजन 360 में ही आप कंप्यूटर एडेड मशीनिंग डालते हो। मशीनिंग में वो जैसे सीएनसी मशीन का डालेगा वो समझ जाएगा सर ये छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लस का है कि माइनस का, तो उसके जो मशीनिंग पास है वो एडजस्ट कर लेगा कि सर पास हम थोड़ा धीरे धीरे लेते हैं, स्किम पास करेंगे, फिर फाइनल पास करेंगे, फिर पॉलिशिंग पास करेंगे, ताकि आपको वही मिले जो चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये एमबीडी डेटा में घुस गए, ताकि मशीन जो है समझ जाए कि हम चाहते क्या है। मेन लॉजिक वही है कि सीएनसी परफेक्ट नहीं है, हमारा कैड परफेक्ट है। तो दोनों के बीच में इनपरफेक्शन है कि सर कहाँ पे हम लुचपुच हैं, कहाँ पे हम टाइट हैं। ये बात अगर सीएनसी को पता चल जाए तो सीएनसी ज़्यादा अच्छा पार्ट बना पाता है कि नहीं सर हम समझ गए आप क्या चाहते हो, ये छेद पे हम भरोसा ले लेते हैं, ये छेद थोड़ा लुचपुच है, छोड़िए, आप भी जीडीएनटी पे आप बता चुके हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है लुचपुच रखिए, हम इस पर पूरा ध्यान देते हैं। इस पर पूरा एक ही छेद को बनाने में पहले एक तो छोटा ड्रिल से डालेंगे, फिर एक थोड़ा बड़ा से डालेंगे, फिर पास में जाएंगे, फिर बहुत हाई आरपीएम में एकदम पॉलिश, एकदम सटल सटल पास लेंगे, एकदम मिरर फिनिश आ जाएगा, सीएनसी में आ जाएगा। क्योंकि सीएनसी को पता है कि सर, सीएनसी को नहीं पता है, इसको कैम को पता है कि सर ये छेद इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। तो ये हो गया मॉडल बेस्ड डेफिनेशन। उसमें आप ये सारा पैकेज डाल रहे हो, मतलब 3D फाइल हो गया आपका कैड फाइल, उसके ऊपर एमबीडी डेटा डाल रहे हो, एमबीडी डेटा में आपका सारा ये इंफॉर्मेशन है जीडीएनटी का। और वही समझिए, अगर आप सही से करते हो तो ये एक शॉट में आपको बता पाएगा कि सर ये पार्ट कितने में बनेगा और इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। क्योंकि बनाने का कोई भी कुछ भी बना सकता है, घर में आप सीएनसी मशीन बना सकते हो और काम भी करेगा। लेकिन जहां हाई प्रिसीजन, जैसा कि मैं अभी इंजन में काम कर रहा हूँ, बहुत प्रिसीजन चाहिए कुछ कुछ चीज में, कुछ कुछ छोड़ो क्या लेना देना है, कुछ कुछ ना जी ना, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट बोले तो मतलब परफेक्ट, मतलब कुछ कुछ है हम लोग का 0.000,
उसके बाद अप डाउन है। इट्स लाइक सर ये बहुत प्रिसाइज है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज में होता है। जैसे अगर आप इंजन ब्लॉक देखते हैं ना, उसका जो ये सरफेस जहाँ पे गैस्केट लगा के दबाता है उसको बहुत पॉलिश करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज होती है जहाँ पे बहुत मेहनत करना है। तो और बहुत जगह जहाँ पे मेहनत की जरूरत नहीं है। तो अगर सबको हम बोल दे कि सर उतना ही प्रिसाइज, बनाने वाली बना देगी, बस बोली सर 10 करोड़ रुपया हुआ एक इंजन ब्लॉक का, सर वैसे काम थोड़ी चलेगा। तो वही तो कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंजीनियर इसी के साथ काम करेंगे कि पहली बात जो इंजीनियर बनाएंगे जरूरत से ज्यादा चीज डाल देंगे कि एकदम सिक्योर चाहिए, वो बनेगा, उसको चेक करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करेंगे, फिर पास बनाया जाएगा उसका। देखो सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब इसको थोड़ा लाइफ में लाते हैं कि मिनिमम करो। जैसे ये समझना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग देखने में लगता है अरे बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जो एक अंधा बंदर एक हाथ से कर सके। अब मजाक नहीं करो, ये डायलॉग ऐसे ही बोला जाता है इंजीनियरिंग में कि वन आइड, ये ब्लाइंड मंकी विथ वन हैंड। मतलब कि आपको दिमाग नहीं लगाना। जब आपने पाइपलाइन बना दिया तो आपको दिमाग नहीं लगाना। पाइपलाइन तक कैसे पहुंचे, जीडीएनटी आपने पूरा सॉर्ट कर दिया, जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉलरेंस फिट है, ये क्लियरेंस फिट है, सब चीज आपने सॉर्ट कर लिया। जरूरत से ज्यादा अडेंडम नहीं डाल दिए, जरूरत से ज्यादा डेडम नहीं डाले हुए, कौन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है सर, उसके बाद लुच पुच करो। तो ये सारा हेडेक कम कर देता है। और ये मशीन शॉप को भी बहुत अच्छा रहता है कि हम सर ये इस जैसे बोला ना कि 0.0, वो बहुत सारी कंपनी बोलेगा टेक इट एंड गो। 0.00 अभी भी लोग काफी कंपनी आ जाएगी। 0 मतलब 3 जीरो पे आएंगे तब लोग बोले ओ ओके सर जी, ओके 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 सर, अब आप थोड़ा गरम गरम रोकड़ा आपको देना पड़ेगा। करेंगे, कंपनी करेगी। ईडीएम तो बोले अरे उतना तो हम संडे के करते हैं, मंडे का तो बात भी नहीं करो। तो वो तो कर देंगे, बस बात है कि आपका टका लगेगा। तो यही सॉल्व कर देता है कि जब इसका यूटिलाइजेशन करते हैं ना, वो समस्या सॉल्व कर देता है। क्योंकि बनाने का तो कुछ भी बना दे, सर ये बनेगा कि नहीं, टॉलरेंट होगा कि नहीं आपके हिसाब से, वो सब करना रहता है। और वही बोला कैम में अगर आप ये इंफॉर्मेशन डाल पाते CAM यानी कंप्यूटर एडेड मशीनिंग से, वो आपका CNC मशीन को बता देगा अरे भाई समझो ये छेद को पहले बड़ा ड्रिल से ढें कर दो, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जो मेन साइज 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर ड्रिल बिट से डायरेक्ट ड्रिल कर देगा, फिर एक रीमर डाल के साफ कर देगा। वहीं पे नहीं 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 सर ये एकदम टॉलरेंट है, एकदम चकाचक टाइट होना चाहिए, वो तब धीरे धीरे सर पहले 9 मिलीमीटर से ड्रिल करेगा, फिर एक शाफ्ट लेके धीरे धीरे साइड 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 से थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम सही से साइज बने। तो यही यूटिलाइजेशन यही होता है। और फिर ये सारा डेटा जाता है आपका कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन सब में, इस तरह के मशीन में जहां पे आप सामान रखोगे, नापो। और वो कैसे चेक करेगा कि सर आपका साइज सही है कि नहीं, मन लायक है कि नहीं, वो डेटा उठा लेगा आपका ये MBD डेटा से, या मैनुअली भी चेक किया जा सकता है GD&T डेटा से अगर 2D स्केच में है। वो सब करके आपको सारा होता है। इसीलिए GD&T के भरोसे ही दुनिया अब चल रही है। अगर आप अच्छा GD&T पे मास्टरी रखते हैं, आप कुछ बोलते हैं वो बन जाएगा। आप कुछ बोलते हैं उसकी प्राइसिंग सही आएगी। और जो लोग इस पे मास्टरी रख पाते हैं ना, वही धड़ा धड़ा के ओ सर ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, बम बम है सर, यहाँ टैरिफ लगा। अरे छोड़ो ना, काहे रो रहे हो। दूसरे में गए एक दो बार, ऑब्वियसली एक दो बार आप कैलिब्रेट करोगे, कैलिब्रेट किया काम खत्म, टिकट एंड गो। मेरे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है रोने का, टिकट एंड गो। तो भाई GD&T एक ऐसा लेयर है जहां पे मास्टरी अगर कर लिए, फिजिकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, GD&T का क्या लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने फिर देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।